नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी बिल पेश किया है और बिल पेश होते ही पूरे सदन में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद बिल को कल पास कर दिया जाएगा। यूसीसी के बिल में 392 धाराएं हैं। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल हो, इसका प्रावधान है। शादी के 1 साल बाद तक तलाक फाइल नहीं हो सकता। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लड़कियों को लड़कों के बराबर की विरासत का अधिकार है। उत्तराखंड के 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया है। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है। हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। पति पत्नी के बीच यदि विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का भी प्रस्ताव है। सीएम धामी ने इसे कानूनों में समानता को देकर एक बड़ा कदम बताया है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यूसीसी बिल की जो बड़ी बातें हैं जिनको आज विधानसभा में पेश किया गया है। पति पत्नी के बीच यदि विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी में दादा दादी को भी ये राइट मिल सकता है। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर पूरी तरह से केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान है। इसके अलावा शादी के 1 साल बाद तक तलाक फाइल नहीं हो सकता। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। लड़कियों को लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार है। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया है। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव इस बिल के अंदर है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है और उसके साथ ही हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। पति पत्नी के बीच यदि विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जा सकती है। यूसीसी के बिल में 392 धाराएं हैं। यूसीसी विधेयक महिला के अधिकारों पर पूरी तरीके से फोकस है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान। और अब हम आपको बताते हैं यूसीसी बिल जो पेश किया गया है उसमें क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी के बिल में 392 धाराएं हैं। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर पूरी तरह से केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल समेत बहुत से प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि वो यूसीसी कानून को नहीं मानेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर सांसद एसटी हसन ने यह भी कहा कि इसकी जरूरत क्या है। देश के 76 साल से नहीं चल रहा है इसके बगैर। देखिए, हर वो कानून जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज को या मुसलमानों को जो हिदायत कुरान पाक में दी गई हैं उसके खिलाफ बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। जिन हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, 75 साल से स्मूथली देश चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉज भी हैं। बाकी जो कानून है चाहे फौजदारी के हो तो सबके एक से ही हैं। बहुत से सिविल कानून भी सबके एक से हैं। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, मेरे अलग कस्टम्स हैं, आपके अलग कस्टम्स हैं, आदिवासियों के अलग रीति रिवाज हैं, आप क्या सबको खत्म कर देंगे? लेकिन जब कानून बन जाएगा तो मानना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि माना जाए। गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस का भी एक मूवमेंट चलाया था। हो सकता है देश के अंदर फिर सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाए। 3 तलाक का कानून आया, क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं? जमीनी हकीकत तो देखिए आप, आज भी 3 तलाकें हो रही हैं। लेकिन जो बीजेपी है वहां की, वो कह रही है कि इस कानून को बनाने में सभी धर्मों के लोगों से सुझाव लिए गए और जो कानून बनाया गया है सभी धर्मों के जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया, कहीं किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। अगर ऐसा है और कुरान पाक की हिदायत के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेके आए, अच्छी बात है। यूसीसी का ड्राफ्ट
जिस पर कांग्रेस का कहना है कि ड्राफ्ट को पढ़ने का समय कम दिया जा रहा है। मात्र 2 घंटे में कैसे पूरा ड्राफ्ट पढ़ा जाएगा और कैसे इस पर चर्चा की जाएगी, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। यूसीसी का बिल सदन के पटल पे आ गया है और ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर आप इसको पढ़िए और अपने विचार रखिए। कैसे कोई 2 घंटे के अंदर 160-65 पन्नों का ये ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट को इतने जल्दी कोई पढ़ भी लेगा तो भी इसमें क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों को लागू होना चाहिए, किन को नहीं लागू होना चाहिए, तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो अभी बिल पेश हुआ है, कांग्रेस पार्टी उस बिल को पूरे गहन उसका अध्ययन करेगी, जो कि उससे पहले उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है। तो कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ नेता हैं उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए और समय के बाद हम इस पर कहाँ कैसे टिप्पणी करनी है वो हम करेंगे, क्या सुझाव देना है वो हम सुझाव देंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया है और जिस पर बीजेपी के विधायकों में खुशी देखने को मिली, तो कांग्रेस के विरोध पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी सांसद का कहना है कि समान कानून पर विपक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड ने पहल की है, उत्तराखंड इसको लेकर के आ रहा है, तो मैं अपने संकल्प के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे मुद्दों पर जो देश के लिए बहुत आवश्यक मुद्दे थे हमेशा पहल की है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो और ये फिर ये यूसीसी हो। यूसीसी को वो लेकर के आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कानून बनने के बाद देश के अंदर एक समरसता निर्माण होगी, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है, ये उनकी नीति है और मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस को संभलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से उनका सुपड़ा साफ होते जा रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने मां गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं, इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मित्र, सच्चाई यह है कि वो जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। वो परोक्ष रूप से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 में साबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने का काम किया था, राजीव गांधी जी की सरकार ने अपने प्रचंड बहुमत के गरूर में उस फैसले को उलट दिया और उसके विपरीत कानून बनाने का काम किया। आज भी कह नहीं रहे हैं विपक्षी, लेकिन चाहते यही है कि यूसीसी लागू ना हो। जहां तक अध्ययन का सवाल है, अभी बिल टेबल हुआ है ना, आप उस पर सदन के अंदर खूब चर्चा करिए, किसने रोका है। और उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पेश होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड की धामी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश में सही समय पर यूसीसी आएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। यूसीसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और ओपी राजभर ने भी बयान दिया है। दोनों नेताओं ने यूसीसी बिल पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई किसी का हक नहीं छीनता है, हम तो सबको बराबरी का हक दे रहे हैं। इसमें हक देने की बात है, लेने की बात कहाँ से आ गई। अगर एक सा शादी का अधिकार होगा, एक सा अगर आपको अपने शिक्षण का, एक सा नागरिकता का, एक सा आपको अपने देश के प्रति सेवा करने का कोई अधिकार दे रहा है, तो ये तो एक भाव है, समभाव। इसमें दुराव कहाँ है, इसमें दुष्प्रभाव भी नहीं है, एक सा भाव है। और
जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है? ये विरोध करने वाले लोग समाज में एकरूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत में कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि इस बार रायबरेली में भूचाल आएगा और स्मृति ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि इस बार रायबरेली नहीं अमेठी में भूचाल आने वाला है। मंत्री स्मृति ईरानी है, उनका कहना है कि इस बार रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है। संभाल के रखें अपने आप को, अमेठी में भूचाल आने वाला है। स्मृति ईरानी जी लाखों रूप से आप पराजित होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उनका कहना है कि इस बार रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है। संभाल के रखें अपने आप को, अमेठी में भूचाल आने वाला है। स्मृति ईरानी जी लाखों रूप से आप पराजित होंगे। न्यूज 18 के साथ बातचीत में कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि इस बार रायबरेली में भूचाल आएगा और इस बयान को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन ने स्मृति ईरानी पर पलटवार किया और कहा रायबरेली से कांग्रेस जीतेगी। देखिए, वहां से कांग्रेस की बड़ी नेता लड़ती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी से जीतने वाली हैं। स्मृति जी हो सकता है इस बार वहां से लड़ना चाह रही हूं, ट्राई कर लें, एहसास हो जाएगा उनको कि क्या होने जा रहा है। और अब आपको सुनवाते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा था। तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आए रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी या रायबरेली से लड़ने की बड़ी चर्चा है। अमेठी से चर्चा नहीं है, चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं बची जी। और आपको लगता है कि बहन आए, भाई आए, दामाद आए, अमेठी में कमल का फूल पुनः खिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, अटकलें तो ऐसी लग रही हैं कि अब तेलंगाना से भी निमंत्रण आ रहा है गांधी परिवार को कि रायबरेली की सीट छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना से चुनाव लड़िए। ये डर का माहौल है गांधी परिवार में, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की हर सीट पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार अमेठी के बाद रायबरेली में भी इतिहास बनाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रदेश के लोग अच्छे से जानते हैं। एसपी के लोग भाईचारे को विखंडित करने का काम करते हैं। पार्टी का जो चरित्र है पूरे प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये हमेशा अलगाववादी नीतियों को लेकर के भाईचारे को विखंडित करने की तरफ और हमेशा दंगा फसाद प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वालों के समर्थक रहे हैं। जहां पूरी धारा इस समय प्रभु रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया आभार प्रकट कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने कल विधानसभा में जिस ढंग से धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। और यूसीसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर विधानसभा में झूठ बोलने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में झूठ बोला, यह कहना है बीजेपी का। विशेषज्ञ समिति ने कांग्रेस पार्टी के सुझाव देने के लिए बुलाया था और समिति के लेटर की रिसीविंग भी हुई थी, ये बीजेपी ने कहा। और कहा कि कांग्रेस ने इसकी अवहेलना की है। समिति के लेटर की रिसीविंग भी हुई, बीजेपी ने यह दावा किया। यूसीसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया, नेता प्रतिपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया और कहा कि समिति ने कांग्रेस को बुलाया था और समिति के लेटर की रिसीविंग भी हुई है, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर, हाउस के अंदर झूठ बोला। यह आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया।
और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद आज दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है और भारत रत्न मिलने की शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने उनको बधाई दी, उनका सम्मान किया। लालकृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, उनसे आज गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। दोनों ही नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, उन्हें पुष्प भेंट किए, उन्हें बधाई दी, उनका सम्मान किया। भारत रत्न मिलने की शुभकामनाएं लालकृष्ण आडवाणी को दी। और लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। यह हादसा कैंट के सदर इलाके में हुआ। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तो लखनऊ ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। गोदाम में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कबाड़ के गोदाम में यह ब्लास्ट हुआ है। गोदाम में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कबाड़ का गोदाम था जिसमें अचानक सिलेंडर फटा और आग लग गई, ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में काम कर रहे एक मजदूर के आने से उसकी मौत हो गई है। कैंट इलाके के सदर में ये गोडाउन है, ये कबाड़ का गोदाम है। ऑक्सीजन सिलेंडर इस गोडाउन में रखा हुआ था जिसमें अचानक विस्फोट हुआ और उसकी चपेट में ये मजदूर आया जिससे उसकी मौत हो गई। राजीव सिंह से इस पर अपडेट लेते हैं। राजीव, इस हादसे के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? आखिर ये ब्लास्ट किस तरह हुआ? देखिए, अभी तक इस ब्लास्ट के बारे में जानकारी ये नहीं पता चल पाई है कि ये सिलेंडर है या फिर कुछ और, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की दीवारें तक ही सिहर गई हैं। हालांकि यही कारण है कि फिलहाल जो कबाड़ की दुकान है उसका गेट बंद करके पुलिस ने सीज किया है और अंदर इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस पूरे घटना की जांच करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये धमाका इतना मजबूत और बड़ा था कि वहां पर मौजूद एक शख्स की तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी अब फोरेंसिक टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलेंडर था या फिर कोई और था जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि ये कबाड़ की दुकान है और अमूमन देखने को मिलता है इसमें इस तरह के जो कबाड़ है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो पता लगाए कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ और ये इतना स्ट्रॉन्ग धमाका था, बड़ा धमाका था कि वहां पर मौजूद एक शख्स की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि आसपास की भी जो घर है वहां के लोगों को भी इस तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है, जिसको लेकर हड़कंप मचा और फिर इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जी बिल्कुल, ये होगा कि अब से कुछ देर बाद पुलिस के अधिकारी जब घटनास्थल से बाहर निकलेंगे तो वो क्या जानकारी देते हैं। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव। और ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कल फिर सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका जो कोर्ट में गई है उसमें वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी और 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है और पूजा की अनुमति दिए जाने के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। तो जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कल सुबह 10 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद ने अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए नया चुनावी गीत पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस में लॉन्च करवाया है और गीत के बोल है, फिर से आई हैं घर घर मोदी। हर घर मोदी, फिर से हर हर मोदी, बेगुल बाजल हमारे बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। मोदी हर हर मोदी, फिर से हर हर मोदी, फिर से हर हर मोदी, बिगुल बाजल अब फिर से
जंग के मारने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पे एक गाना का भी लॉन्च किया गया है जिसमें अल्पसंख्यक समाज की तमाम चीजें इसमें दिखाई गई है। जो विपक्ष पार्टी कांग्रेस, सपा, बसपा अल्पसंख्यक समाज को डरा के धमका कर रखती थी, उसी पे ये फिल्म है। इसमें गाना है कि जो फिर से मोदी जी। और महोबा में प्रेम प्रसंग की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन करने के दबाव का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी ने आरोपी पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक स्कूल में शोएब नाम के लड़के से दोस्ती हुई। उसने प्रेम प्रसंग की आड़ में उसके साथ संबंध बनाए, जिसकी शोएब ने अपने मोबाइल से अश्लील फोटोज बनाई और उन फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर शोएब ब्लैकमेल कर कई साल तक उसका शोषण करता रहा और इस दौरान उसने घर में रखे जेवर भी हड़पे। अब शोएब धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर उसने कुछ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। कोतवाली जा रहे थे तो मुझे रास्ते में मिला, मुझसे कहने लगा कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो और मुझसे निकाह कर लो। अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था मुझसे। तो कह रहा अगर तुम नहीं करोगी मुझसे निकाह तो मैं तुम्हारा फोटो वीडियो और वायरल कर दूंगा। मैं एक बहुत दलित परिवार से हूँ। दूसरे मुझे योगी सरकार से एक निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। एक लड़का था 7-8 साल से परेशान करता था। हम शादी में जाना था तो हमने जेवर पूछा कि बेटा जेवर कहाँ है, तो जेवर कहे मम्मी जेवर तो उस लड़के ने शोएब ने ले लिया। तो हमने मारा पीटा। और मेरठ में सोमवार को एक युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतका का नाम टिशा था, जिसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतका का गैर समुदाय के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के बार बार मना करने पर भी युवती मान नहीं रही थी और जिसके बाद लड़की के मामा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना भावनपुर क्षेत्र का है। युवती है उसको ये उसके मामा के पास छोड़ के आए थे। शाम को युवती के जो मामा है उसके द्वारा उससे मना किया गया कि वो युवक से बात ना करे और ना उससे मेल जोल रखे। इस बात को लेके जो मृतका है उसके मामा के द्वारा पहले युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए घर से 400-500 मीटर की दूरी पर उसको पेट्रोल डालकर उसको जलाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण घटनाक्रम में जो मृतका है उसके मामा को गिरफ्तार किया गया और इसमें इसके माता पिता और मामा की जो पत्नी है उसकी भूमिका की भी अभी जांच चल रही है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।